राकेश की शादी कहीं नहीं हो रही थी और उसकी वजह थी उसके सर पर कम बाल का होना। कोई लड़की से हाँ नहीं करती है, न जाने क्यों इसके सर पर इतने कम बाल क्यों है। अरे माँ, मैं तो कहता हूँ नकली बाल लगा लेता हूँ, क्या कहती हो? तभी पड़ोसन आ जाती है। अरे राकेश की माँ क्यों परेशान हो रही हैं? मैं हूँ ना, मैं लेकर आई हूँ रिश्ता राकेश का। लड़की देखने चलना है शाम को, ठीक है? कहाँ काकी, कहाँ जाना है? चिंता ना करो, इस बार तो तेरा ब्याह करके ही दम लूंगी मैं। अरे चाची, ऐसी कोई बात नहीं है, हर किसी को हीरो चाहिए। अब हम ठहरे कम बाल वाले, थोड़े से टकले। खैर कोई ना, माँ देख लेना लड़की तुम। क्यों राकेश, तू नहीं चलेगा? नहीं काकी, शाम को एक मीटिंग है तो वहाँ जाना ज़रूरी है। सारी बात हो जाती है। माँ और काकी शाम को लड़की देखने जाते हैं। लेकिन ये क्या, लड़की तो थोड़ी सी मोटी है। ये रही मेरे राकेश की फोटो। ये बोलकर वो लड़की की ओर देखती है। चेहरा तो प्यारा लगता है लेकिन शरीर। पर माँ कुछ नहीं बोलती। वो जानती है कि पिछले कई रिश्ते राकेश के कम बाल की वजह से नहीं बन पा रहे थे। लड़की की माँ फोटो देखती है, उसे शायद लड़का कम पसंद आता है। वो पिता को फोटो दे देती है। अरे मुझे क्यों दे रही हो, शादी कविता को करनी है, वो देखे उसे कैसा लग रहा है लड़का। कविता फोटो देखती है, मुस्कुराती है और फिर राकेश की माँ को दे देती है। मैं आपको ठीक लगी आंटी? आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। अरे नहीं नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं पूछना। बाकी राकेश के बारे में तुम कुछ जानना चाहती हो तो? नहीं, मुझे माँ ने और काकी ने सारी बात बता दी है। मुझे रिश्ता पसंद है। राकेश की माँ को भी कविता की बातें अच्छी लगती है और वो वहीं शगुन देकर कविता की फोटो लेकर घर आ जाती है। रात को राकेश के घर लौटने पर, ये कविता है, देख ले, बहुत गुणी लड़की है, बता कैसी लग रही है तुझे? वो तो छोड़ो, उसने हाँ की कि नहीं। वैसे माँ, मुझे ना शादी की कोई जल्दी नहीं है, मैं तो सिंगल भी ठीक हूँ। हाँ हाँ पता है, लेकिन बेटा कल को मैं मर गई तो तेरे बारे में परेशान होकर भूत बनकर घूमूंगी। कम से कम एक जीवन साथी, 2 बच्चे हो जाए, तेरा परिवार बन जाए, और कुछ नहीं चाहिए। खैर, माँ की खातिर ही सही राकेश की शादी कविता से हो जाती है। शादी के बाद, ये क्या देख लिया लड़की में, कितनी मोटी है। और क्या, भाभी राकेश के तो बाल ही कम थे, ये मोटी को लाने की क्या जरूरत थी? ऐसा लग रहा है राकेश की बीवी कम, माँ ज्यादा है। अब क्या करते हैं, पता है 2 साल से रिश्ता देख रही हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब तो यही बहू है हमारी। तभी कविता आ जाती है, हाथ में चाय की ट्रे लेकर। अरे बुआ जी है ना आप राकेश की? कल राकेश बता रहे थे आपके बारे में। सुना पढ़ाई का बड़ा शौक था आपको, फिर क्या हुआ जो आपने पढ़ाई पूरी नहीं की? हाँ बहू, शौक तो बहुत था, पता है मेरा नाम तो जिले के अखबार में आया था। हाँ बुआ जी, राकेश बता रहे थे कि उनकी पढ़ने लिखने की आदत आपसे ही है। फिर पढ़ाई क्यों पूरी नहीं की बुआ जी? बुआ जी कविता की बातों से इतनी प्रभावित थी कि वो अब सारा दिन कविता से ही बातें करती। वो ना होती तो उसे ढूंढती, उसके साथ खाना पीना सब कुछ। और ये सासू माँ देख रही थी। कविता ने तो रमा पर जादू ही कर दिया है, देखो तो कैसे उसके साथ ही रहती है। कहाँ तो कहती थी कि कैसी बहू ले आए। वही अब जो भी घर आता कविता को बहुत पसंद करता। चाची, कविता भाभी कहाँ है? मुझे उनसे मेकअप करवाना है। कविता, आ गई तुम्हारी एक और फैन। कविता कपड़े भी ऐसे पहनती कि उस पर खूब जंचते। एक रोज चाची की बहू, क्या बात है कविता, तुम इतनी मोटी हो फिर भी कपड़े हमसे ज्यादा तुम पर जचते हैं, कैसे? घर के सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि कविता क्या बोलेगी। वो क्या है ना सीमा, मोटापा तो बचपन से ही हावी रहा है मुझ पर, लेकिन मैंने भी सोच रखा था कि इसे खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। मैं तो वही पहनती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। वो क्या है ना, कॉन्फिडेंस से जो कुछ पहनो सब अच्छा लगेगा। चाची सास को कविता का बेफिक्र, मस्त मौला और खुश रहने वाला नेचर कतई पसंद नहीं था। हाँ हाँ क्यों नहीं,
लेकिन मोटी तो मोटी होती है ना। तभी राकेश बोल पड़ता है, मोटी लेकिन फिर भी चाची, मेरी कविता के सामने सब फेल है। वैसे खाना भी बहुत अच्छा बनाती है मेरी कविता। हाँ, तभी तो देखो कैसी फूली जा रही हूँ मैं। वैसे सीमा, तुम एक काम क्यों नहीं करती? कुछ दिन अपनी बहू के साथ यहीं आ जाओ। वो कपड़े पहनना सीख जाएगी और तुम खाना बनाना मेरी कविता सब सिखा देगी। कविता बहुत खुश रहती है। वो घर में ना किसी से लड़ती, ना कोई कलेश। घर के लोग भी उससे खुश रहते, जिसे देखकर रिश्तेदारों को आग लगी रहती है। राकेश की चाची और ताई एक दिन, ये कविता खुद को कुछ ज्यादा ही समझती है, हीरोइन मानती है अपने आप को, मोटी भैंस कहीं की। अरे हमारी बहू के सामने कहीं टिकती नहीं है, लेकिन फिर भी न जाने क्या बात है, सबकी पसंद वही है। अरे हमारी ननद विमला को नहीं देखा, कैसे कविता कविता करती रहती है। सारा मोहल्ला भी कविता का दीवाना है। अरे है क्या वो? तभी चाची की बहू आ जाती है क्या? सारी की सारी शरीर में चर्बी भरी है, मोटी सी। अरे साड़ी पहनती है तो देखा कैसे मांस लटकता रहता है। तू तो चुप ही कर, तुझे कोई नहीं देखता है, जितना सच कर खड़ी हो जा। उसे देखते ही लोग कैसे पागल हो जाते हैं, हंसती मुस्कुराती रहती है। देखो दीदी, हमारी बहू को कुछ ना बोलो। यहाँ हम कविता को सबक सिखाने के लिए बैठे हैं, ना कि मेरी मिस वर्ल्ड जैसी बहू का मजाक बनाने। हैं? अरे हाँ, पर कैसे? वो मामा जी की बेटी की शादी आ रही है ना, सारा परिवार रहेगा। वहाँ उसका ऐसा मजाक बनाएंगी कि रोते रोते सही हो जाएगी। क्यों, क्या कहती हो? सब यहाँ कर लेते हैं कि कविता का कॉन्फिडेंस खत्म करके ही रहेंगे। खैर, शादी का दिन भी आ जाता है। कविता और उसका पति सेम रंग की साड़ी और ड्रेस में शादी में पहुंचते हैं। साथ में होती है सास। बहू, जा जाकर मेरे लिए आइसक्रीम लिया। कविता चली जाती है, लेकिन ये क्या, प्लान के मुताबिक वहाँ ताई और चाची खड़ी होती हैं। साथ में खड़े होते हैं रिश्तेदारी के बहुत सारे लोग। अरे कविता, कितना खाएगी? आते ही आइसक्रीम पर टूट पड़ी। सभी हंसने लगते हैं कि तभी ताई बोलती है, खा खा कर मोटी हो रही है, लेकिन खाना नहीं छोड़ सकती। अरे सब लोग जल्दी से खाना खा लो, कहीं कविता सारा खाना खत्म ना कर दे। फिर एक बार कविता की बेइज्जती में सब हंसने लगते हैं। कविता पहले तो सबको हंसता देखती है। चाची और ताई को लगता है कि बस उनका काम तो बन गया। कविता को बेइज्जती फील हो रही है और वो अब कभी कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाएगी कि तभी कविता वो भी जोर जोर से हंसने लगती है। सही बोल रहे हैं चाची, वो क्या है ना, बचपन से ही मैं जहाँ जाती हूँ मैं ही लोगों को पहले से बोल देती हूँ, भैया खाना खा लो, नहीं तो मैं खा लूंगी सारा खाना। तभी मामी आ जाती है, जिनकी बेटी की शादी होती है। अरे कविता, खा ले, तेरे लिए तो मैं और बनवा दूं। भाई सच्ची क्या लड़की है कविता, सारी शादी की तैयारी इस लड़की ने अकेले ही करवाई है। अरे ये लड़की ऐसी है कि क्या कहे, मोटापा ही इसकी खूबसूरती है, वरना सूखी सूखी लड़कियां कहाँ भाती है। इतने फूले फूले गाल, प्यारी सी हंसी, कविता जैसी बहू तो किसी की नहीं आई है। तभी कविता की सास और पति भी आ जाते हैं। कविता उन लोगों को देखती है। मेरी कविता लाखों में एक है। लोगों के पास सब कुछ परफेक्ट होने के बाद भी रोते रहते हैं, कोई बहू से परेशान तो कोई उसकी शक्ल से। लेकिन मेरी बहू ने तो घर को स्वर्ग बना दिया। इसकी हंसी और खिलखिलाहट से मेरा घर रोशन रहता है। सही कहा माँ, वरना क्या करना है पतली गोरी लंबी को घर लाकर, जो घर पर रोज क्लेश करे। क्यों चाची, वैसे आपके घर से आपकी और आपकी बहू के लड़ने की आवाज़ें रोज आती है। कम से कम कविता को तो ये सब शौक नहीं है। सभी कविता बहू के लिए ताली बजा रहे थे और कविता सबका हाथ जोड़कर धन्यवाद करती है। तो देखा दोस्तों, आप दिखने में कैसी भी क्यों ना हो, आपकी पहचान आपके नेचर से होगी, ना कि शक्लों सूरत से। तो ससुराल में खुशियाँ लाएंगी, सबको खुश रखेंगी, तो खुशियाँ अपने आप आपके पास आएंगी। बहू यूं ही लक्ष्मी नहीं कहलाती, और लक्ष्मी वहीं आती है जहाँ बहू खुश रहती है और सबको खुश रखती है। सुलेखा, मेरा पर्स। ये लीजिए,
आपका पर्स और रुमाल, आपके जूते भी पॉलिश करके रख दिए हैं और टिफिन टेबल पर रख दिया है। वाह, कितना भाग्यशाली हूँ मैं जो तुम जैसी पत्नी मिली, वरना आज के जमाने में पढ़ी लिखी और घरेलू लड़की कहाँ मिलती है। सुनिए जी, वो मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। अब देखो, अभी मुझे जाना है, देर हो रही है, आके बात करेंगे ना। हाँ, अरे रोज किसी न किसी वजह से बात रह ही जाती है। फिर एक दिन, सुनिए ना, एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। क्या हुआ, बताओ मुझे। वो बात यह है कि घर बैठे बैठे मैं थक गई हूँ। मुझे भी अपनी सहेलियों की तरह बाहर नौकरी करनी है। मगर सुलेखा, माँ पुराने विचारों की है, वो मना कर देंगी। और तुम तो जानती हो, एक बार जो उन्होंने कमिटमेंट कर दी, फिर तो वो पापा की भी नहीं सुनती। तो आप क्या चाहते हैं, दिन भर घर में पड़ी रहूं मैं? अरे चलो, एक काम करो, मैं तुम्हें नौकरी करने की इजाजत देता हूँ। अब माँ को कैसे मनाना है ये तुम देखो। सुलेखा मान जाती है और अगले ही दिन मौका देखकर अपनी सास के पास जाती है। माँ, आपसे एक बात करनी थी। तो किसका इंतजार कर रही हो? फूटो ना मुंह से। माँ, मुझे नौकरी करने का मन है। सास एकदम उठकर बैठ जाती है। क्या कहा? अगर तुझे नौकरी करनी है तो फिर मुझे भी चांद पर जाना है। अरे ये आजकल की लड़कियां थोड़ा बहुत क्या पढ़ लेती है, चल देती है दुनिया जीतने। मगर माँ, मगर वगर कुछ नहीं, जाके खाना बना, मेरे नाश्ते का वक्त हो गया है। सुलेखा वहां से उदास होकर निकल जाती है। शाम के समय जब महेश सुलेखा को उदास देखता है तो पूछता है, अरे क्या हुआ सुलेखा, उदास लग रही हो? माँ से कुछ बात हुई क्या? हाँ, माँ से नौकरी की बात की और उन्होंने मना कर दिया। तुम चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ। हाँ, ये सुनकर सुलेखा खुश हो गई। अगली सुबह, माँ, वो आपसे सुलेखा की नौकरी के बारे में बात करनी है। अब तुझे भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया ना इसने, हैं? ऐसा नहीं है माँ, नौकरी करेगी तो घर चलाने में भी आसानी होगी। वैसे भी मुझे लगता है कि थोड़े ही दिनों में प्याज खरीदने के लिए भी एफडी तुड़वानी पड़ेगी। अरे ये नौकरी करेगी तो घर कौन संभालेगा? बड़ा आया अपनी बीवी की वकालत करने वाला। अपनी माँ की खरी खोटी सुनकर वो सुलेखा के पास गया तो सुलेखा बोली, सुनिए जी, माँ यही चाहती है ना कि नौकरी के साथ साथ मैं घर का भी काम करूं। तो अगर मैं घर से ही काम करूं फिर तो माँ मान जाएगी ना? क्या ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, बहुत से ऐसे काम हैं जो घर से ही हो सकते हैं। आप बस मुझे सोचने का थोड़ा समय दीजिए। अगले ही दिन सुलेखा ने महेश से कहा, क्यों ना मैं टिफिन सर्विस शुरू करूं, ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और मैं घर भी रह पाऊंगी। अगली सुबह, माँ, सुलेखा ने एक टिफिन सर्विस शुरू करने का सोचा है। इससे वो घर का ध्यान भी रख पाएगी और काम करने में भी आसानी होगी। तो अभी तक नौकरी करने का भूत उतरा नहीं है उसके सर से, है? माँ, कैसी बात करती हो माँ, तुम तो यही चाहती थी ना कि वो घर का ध्यान रखे, तो ऐसा ही तो हो रहा है ना। ना चाहते हुए भी उसकी माँ को मानना पड़ा। धीरे धीरे सुलेखा की टिफिन सर्विस शहर में मशहूर होने लगी। उसके टिफिन के लिए दूर दूर से ऑर्डर्स आने लगे। ये देखकर उसकी सास उससे जलने लगी और उसने उसका बिजनेस बंद कराने की ठान ली। फिर एक दिन, सुनिए जी, देखिए तो मुझे कितना बड़ा ऑर्डर मिला है। ये देखिए, एक शादी में 200 लोगों के लिए दाल, पनीर और मिक्स वेज बनाने का एक स्पेशल ऑर्डर मिला है। अब मैं जल्दी से सामान ले आती हूँ। जल्दी से जल्दी तैयारी भी तो शुरू करनी होगी ना। सास उसकी सारी बातें सुन लेती है
और वो उसका खाना खराब करने का ठान लेती है। जिस दिन खाने की डिलीवरी देनी होती है उस दिन वो नजर बचा के उसमें ढेर सारा नमक और मिर्ची मिला देती है। बड़ी आई थी खाना बनाने वाली, अब बढ़ेगा खाने का जायका। शाम के समय, बहू मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। महेश के दूर के मामा की बेटी की शादी है। अब तुझे तो तेरे काम से फुर्सत नहीं मिलनी, मगर मुझे तो समाज को मुंह दिखाना है ना। ऐसा कहकर सास शादी के लिए निकल जाती हैं। जब बारात के लिए खाना परोसा जाता है तो बारातियों का मुंह गुस्से और मिर्ची से लाल पीला हो जाता है। शादी में एक अजीब तरह का तनाव खड़ा हो उठता है। हे भगवान, इतनी मिर्ची! तब उसका माथा ठनका और वो समझ जाती है कि जिस बारात के लिए सुलेखा को 200 लोगों के खाने का ऑर्डर आया था वो और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की भांजी की शादी थी। ये देखकर उसकी सास बहुत पछताती है और सुलेखा और अपने बेटे को सब सच सच बता देती है। जैसे तैसे मिन्नतों के बाद दुल्हन के माता पिता बारातियों और दूल्हे के माँ बाप को मना लेते हैं और शादी हो जाती है। अगले दिन, बहू मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ जी, मुझे खुशी है कि अब आप मुझे समझती हैं। अब ये बता, तेरी टिफिन सर्विस कंपनी में मुझे नौकरी मिलेगी क्या? और इतना सुनने के बाद महेश, सुलेखा और उसकी सास भी तीनों दिल खोलकर हंस पड़ते हैं। शिक्षा, हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। अरे ओ सोना बहू, तेरी कल मुही जिठानी कहाँ मर गई? सुबह से नजर नहीं आ रही। माँ जी, वो कल मुही तो मेरा मतलब है मेघा भाभी तो सुबह सुबह अपने मायके चली गई। उनके पापा की तबीयत खराब है। अच्छा, तभी कहूँ दिखाई क्यों नहीं दे रही, वरना तो रोज सुबह उसकी शक्ल देख के दिन खराब हो जाता है। तभी पीछे से शीला के पति राम जी आते हैं। अरे भाग्यवान, तुम क्यों बेचारी मेघा के पीछे पड़ी रहती हो? क्या चेहरे की सुंदरता ही सब कुछ है? आपको क्या पता जी, मेरी सहेलियां मुझ पर कितना हंसती है कि तेरे चेहरे से तो तू आज भी 25 की लगती है, फिर तेरी बहू इतनी बदसूरत कैसे? न रंग न रूप, पता नहीं कैसे मेरे मोहन को फंसा लिया। अरे मेरी मर्जी से शादी करता तो मैं अपने जैसी परियों की सूरत वाली बहू उसके लिए भी ले आई होती। रोहन ने मेरी बात मानी तो देखो कितनी सुंदर बीवी पाई। हे भगवान, इसकी गलत फहमियों को दूर करो। उनकी बातें सुनकर सोना इठलाती हुई अपने कमरे में चली गई। शीला जी के बड़े बेटे ने अपनी मर्जी से मेघा से लव मैरिज कर ली थी। तब से ही शीला मेघा से नाराज थी। दूसरे कमरे में सोना फोन पर, क्या कह रहे हो रोहन, हमारे गोवा जाने की टिकट्स कंफर्म हो गए? वाह 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 वाह। तुम्हारा गोवा जाने का बहुत मन था ना? गोवा तो ठीक है, मेरा मन तो फेसबुक पर फोटो डालकर अपनी सहेलियों को जलाने का था। सोना सोचती है कि आज रात को बैठकर वो गोवा जाने के लिए क्या शॉपिंग करने वाली है इसकी लिस्ट बनाएगी और कल रोहन के साथ मॉल जाएगी। रात को सब खाने की टेबल पर बैठे हैं। पता नहीं क्यों सुबह से कमर में हल्का दर्द है। क्या हुआ माँ? सोना, तुम आज सोने से पहले माँ की कमर पर मसाज कर देना। वो क्या है ना, मैंने आज ही नेल पॉलिश लगाई है, मेरे सुंदर हाथ खराब हो जाएंगे ना जी। अच्छा चलो, मैं माँ को कुछ बहाना बनाकर टाल देता हूँ। सोना उठकर अपने कमरे में चली जाती है। माँ, अचानक मेरे सर में दर्द होने लगा, मैं अपना खाना कमरे में ही ले जाता हूँ। ये सर दर्द का बहाना मैं खूब समझता हूँ, जोरू का गुलाम। चलो माँ, तुम्हारी पीठ पर मैं मालिश कर दूंगा। मेघा यहाँ रहती है
तो वैसे भी तुम्हारी सेवा का मौका किसी को नहीं मिल पाता। अच्छा ही है ना, वो नहीं है, मुझे चिंता लगी रहती है उसके हाथों का रंग मुझ पर ना चढ़ जाए। हे भगवान। अगली सुबह, अरे रोहन, आज इतनी जल्दी ऑफिस जा रहा है? हाँ माँ, आज जल्दी वापस आ जाऊंगा। सोना को थोड़ी शॉपिंग करवानी है, कल हम लोग गोवा जा रहे हैं ना 3-4 दिनों के लिए। अरे बेटा, मैं तुझसे आज डॉक्टर के यहाँ चलने के लिए कहने वाली थी। मेरा कमर दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। अब माँ, आप मोहन भैया के साथ चली जाओ ना। अरे बेटा, मोहन तो सुबह 5 बजे ही ऑफिस के काम से दूसरे शहर चला गया। भैया तो रात तक आ जाएंगे माँ, आप कल उनके साथ चली जाना। दत्त तेरी की, मोहन को भी आज ही बाहर जाना जरूरी था क्या? रात को जब सोना और रोहन शॉपिंग करके आते हैं तो देखते हैं कि शीला जी बिस्तर पर हैं और घर में डॉक्टर आया है। बेटा, तुम्हारी माँ को डॉक्टर ने 1 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट करने को कहा है। तो बेटा, तुम लोग अगर अगले हफ्ते गोवा चले जाते तो। नहीं पिताजी, माँ जी की तबीयत तो खराब होती ही रहती है, पर घूमने के लिए बाहर जाने का प्लान तो मुश्किल से बन पाता है। आप कोई नर्स रख लीजिए ना। ये सुनकर शीला जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोहन मेघा को फोन करके सब बताता है। अरे, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यहाँ पिताजी की तबीयत में सुधार है, फिर यहाँ माँ और भाभी भी तो है उनकी देखभाल के लिए। वहाँ माँ जी बिल्कुल अकेली हैं। मैं कल ही सुबह घर आ जाऊंगी जी। मोहन सारी बात शीला जी को बताता है। अगली सुबह, माँ जी, हम लोग ना बस कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, तब तक आप मैनेज कर लीजिएगा। हाँ, वैसे भी मेघा दीदी मायके गई हुई है, आखिर घर की सारी जिम्मेदारी मेरे अकेले की तो नहीं है ना। इतना कहकर वो घर से निकलने लगते हैं। तभी मेघा घर में आती है। भाभी, आप? हाँ भैया, आखिर दोनों घर मेरे अपने ही तो हैं। जैसे मेरे पापा की तबीयत बिगड़ने पर मैं तुरंत वहां चली गई थी, वैसे ही माँ जी की तबीयत के बारे में सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। अब चले, फ्लाइट ना छूट जाए। हाँ, चलो चलो। मेघा आगे बढ़कर शीला जी के पैर छूती हैं। शीला जी उसे झट से गले लगा लेती हैं। माँ जी, आपकी तबीयत को क्या? अब तू आ गई है ना, मेरी तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी बेटा। आप ठीक ही कहते थे जी, असली सुंदरता तो गुणों से होती है। मेरी कोई बेटी नहीं है, पर आज मुझे अपनी बड़ी बहू में अपनी बेटी मिल गई। अरे, ऐसे व्यवहार और विचारों पर तो 100 रूप कुर्बान। शिक्षा, हमारे गुण और व्यवहार ही हमारी असली सुंदरता है। रतनगढ़ नाम के गांव में आनंद अपनी माँ और पत्नी मैना के साथ रहता था। मैना देखने में बहुत खूबसूरत और व्यवहार कुशल थी, लेकिन वो अपने साथ कुछ खास दहेज लेकर नहीं लाई थी, इसलिए आनंद की माँ उसे पसंद नहीं करती थी। आनंद बेटा, मैं सोच रही हूँ तुम्हारा दूसरा लगन करा दूं। वो क्यों माँ? मैना सुंदर तो है, साथ ही सुलझी हुई लड़की है। तो उसकी बुद्धि का मुझे अचार डालना है क्या? 2-4 बर्तनों को छोड़ दो तो मायके से एक ठेला भी नहीं लाई। माँ, हमें किस चीज की कमी है? भगवान की दया से सब कुछ तो है। अरे, समाज में रुतबा भी तो होना चाहिए ना। भगवती के बेटे की दुल्हन छोटा हाथी भरकर बर्तन भांडे लाखों के जेवर लाई है, और बहू देखने सुनने में भी ठीक ठाक है। होगी माँ, पर अब तो मैना ही आपकी बहू है। नहीं नहीं, मैं तो दूसरी बहू ही लाऊंगी। माँ, अब राजे महाराजे वाले जमाने गए। मतलब मेरी भोली माँ, यदि एक बीबी के होते दूसरी शादी की तो मेरे साथ साथ तुम्हें भी जेल की चक्की पीसती पड़ेगी।
और अगर मैं पहले ही उसे भगा दूं तो? वो कैसे माँ? वो सब तो मैं संभाल लूंगी, तू बस देखता रहे। इतना कह के सुमन वहां से निकल जाती है। अगले ही शाम की बात है। बहू, तूने सुना मोहन की दुल्हन कितना दहेज लेकर आई है? जी माँ जी। तुझे शर्म नहीं आई सुनकर? शर्म कैसी माँ जी? जितनी मेरे घर वालों की हैसियत थी उन्होंने भी दिया है। अरे इससे ज्यादा तो भीख मंगे अपनी बेटी को देते हैं। ये सुनकर मैना कूट कूट के रोने लगती है। ये रोना धोना अपने मायके में जाके करियो, मैं तो अपने आनंद का दूसरा लगन कराऊंगी। उसके लिए मैंने तो लड़की भी देख रखी है, शुभा। खूब पैसे वाले लोग हैं। माँ जी, ऐसा ना कहिए, आप जो कहेंगी वो करूंगी मैं। सुमन ने बहू की एक ना सुनी, वो वहां से चली गई। रात को जब मैना और आनंद सोने लगे, सुनो जी। बोलो। माँ जी आपके दूसरे लगन की तैयारी कर रही हैं। मैना, अभी रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। कल मैं माँ से बात करता हूँ। ठीक है जी, पर मैं कहीं नहीं जाने वाली, बताई दे रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है मैना रानी। सुबह होते ही आनंद माँ के पास जाता है। माँ, मैना बहुत अच्छी लड़की है और बुद्धिमान भी है। क्यों आप दूसरे लगन के चक्कर में पड़ी हैं? ऐसी कौन सी बुद्धिमानी तुझे दिख गई जो मुझे ना दिखी? माँ, आप जैसे चाहे वैसे पता लगा सकती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन तब तक तू उससे कुछ नहीं कहेगा। हाँ ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा। चलो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अगले दिन मैना अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी। मैना, ओ मैना, कहाँ मर गई? आई माँ जी। सुन, यदि तुझे इस घर में रहना है तो 3 परीक्षाओं का सामना करना होगा। ठीक है माँ जी। तो कल सुबह जब मैं सोकर उठूं तो बगीचे वाला कुआं सिंहगढ़ के मोतियों से भर देना। जी माँ जी, आप कल तक कुआं खाली कर दीजिएगा, फिर मैं उसे मोतियों से भर दूंगी। सास बहू की बुद्धि देखकर अवाक रह गई। फिर उसने पास में रखी टंकी की तरफ इशारा करके कहा, ये डलिया पकड़, कल इसी से पानी खींचकर इस टंकी को भर देना। जी माँ जी। मन ही मन मैना सोचती है, मैं सोने से पहले डलिया को रस्सी बांधकर कुएं में डाल देती हूँ। सुबह तक बांस की डलिया फूलकर पानी को अपने अंदर रोकने लायक हो जाएगी। अब मैना अपने कमरे में सोने चली जाती है। सुबह जब सास सोकर उठी तो बहू ने कहा, लीजिए माँ जी, जैसा आपने कहा था मैंने टंकी भर दी है। सासू माँ भरी टंकी और डलिया में भरा पानी देखकर सब समझ गई। पहले तो उनके मुख पर मुस्कुराहट आ ही गई थी, पर फिर गुस्से में बोली, हो तो होशियार, कल के लिए तैयार रहना। मैना रानी को पूरा विश्वास था कि वो जरूर सफल होगी। दूसरे दिन सुबह आनंद काम के लिए निकला। मैना, घर में चावल का एक दाना नहीं है, तुम बाजार जाकर 1 बोरी चावल ले आना जरा। जी माँ जी, पैसे दीजिए। यही तो चुनौती है, तुम्हें चावल बिना पैसे के लाना है। क्या, बिना पैसे के? हाँ, और अकेले उतनी दूर जाना ठीक नहीं है, तो तुम साथ में ये नील गाय ले जाओ। जी। और हाँ, नील गाय बेच कर मत आइयो, नहीं तो घर में पैर नहीं रखने दूंगी। नहीं बेचूंगी माँ जी, आप निश्चिंत रहें। दोपहर को मैना ने सास को आवाज दी, माँ जी लीजिए, मैं चावल की बोरी ले आई। हाय हाय, कैसे उधार लाई क्या? नहीं माँ जी, नील गाय के बाल और सींग बेचकर। सास उसकी बुद्धिमानी देखकर फिर हैरान रह गई। ठीक है, अभी खाना बना, पेट में चूहे कूद रहे हैं। उसी दिन रात में मैना को बुलाकर सास ने कहा, सुन, कल मुझे राख की 2.5 हाथ की रस्सी बना के देना। राख की रस्सी?
हाँ सही सुना तूने, राख की रस्सी। मैना चुप रहती है। ये तेरी आखिरी परीक्षा है, अगर तू इसमें सफल होती है तो तू जो कहेगी मैं वही करूंगी। वो बिना कुछ कहे कमरे में चली जाती है। सुबह होती है और सासू माँ मन ही मन सोचती हैं, लगता है इसका कोई तोड़ नहीं मिला मैना रानी को, तभी तो सामने नहीं आई। चलो बढ़िया है, पिंड छूटा। अब मैं जाकर नहा लेती हूँ। उधर मैना ने एक बड़ी थाली में नाप कर 2.5 हाथ की रस्सी रखी और उसमें आग लगा दी, जिससे वो रस्सी राख की बन गई। जब कुसुम नहाकर आई तभी मैना ने आकर धीरे से थाली रखते हुए कहा, माँ जी ये लीजिए राख की रस्सी। सास ने परात की तरफ देखा और मैना को गले से लगा लिया। तू तो सच में विद्वान है री, मेरे आनंद के लिए तुझसे अच्छी दुल्हन तो हो ही नहीं सकती। शिक्षा, हमें दहेज का लालच कभी नहीं करना चाहिए।